आज का जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो जब दो डिफरेंट एटम के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो वो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं उनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, उसको मैं कुछ इस प्रकार से बताना चाहूँगा कि जैसे देख लीजिए, इसमें जैसे एक एटम ये है और एक एटम बी है, तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये का एटॉमिक ऑर्बिटल और बी का एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, दोनों जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, ये एटम ये और एटम बी के जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब बॉन्डिंग होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्डिंग होगी तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये रिलीज एनर्जी जो है इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे पहले जब किसी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही एनर्जी कम हो जाए तो वो सिस्टम जो है स्टेबल हो जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी जब रिलीज होगी तो सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जब सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है जो ये बॉन्डिंग हो रही है इसका मुख्य कारण यही है कि जो सिस्टम बनेगा वो स्टेबल होगा। पहले ये और बी दोनों बिना शादी के थे, ये अनस्टेबल थे। ठीक है, ये और बी दोनों बिना शादी के थे, दोनों अनस्टेबल थे। लेकिन जब दोनों की शादी करा दी गई तो फिर वो स्टेबल हो गए। जब शादी नहीं हुई थी तो ये इधर उधर मुँह मार रहा था, और जब शादी नहीं हुई थी तो ये भी इधर उधर मुँह मार रही थी। ठीक है, लेकिन जब शादी हो गई तो फिर सारा काम बन गया। ठीक है, ये इससे बॉन्डेड हो गया, ये स्टेप इससे बॉन्डेड हो गया। ठीक है, देयर इज़ नो डिस्ट्रिक्शन अराइजेज हियर। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाएंगे तो ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। बॉन्डिंग जब नहीं होगी तब चीज़ें क्या होंगी? अनस्टेबल होंगी, और जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो चीज़ें थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएंगी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्डिंग होती है। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग व्यवहारिक हैं। ठीक है, देखिए बॉन्डिंग का मुख्य रीज़न क्या है? बॉन्डिंग का मुख्य रीज़न यही है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो चीज़ें अनस्टेबल रहेंगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्यों होती है? फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी। तो जब ये बॉन्डिंग होती है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जिस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बॉन्ड एनर्जी समझ में आई होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को ही उस बने हुए बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बॉन्डिंग कैसे होती है, जो वीबीटी कहती है वो बस इतना ही कहती है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, एंड ओवरलैपिंग वही ऑर्बिटल करते हैं जो वैलेंस ऑर्बिटल हों, साथ में उनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वही बॉन्डिंग करेगा। जो पेयर्ड रखेगा, जो ऑर्बिटल बैलेंस हो, मतलब मान लीजिए कोई एटम ये है और इसका वैलेंस ऑर्बिटल ये है। ठीक है, लेकिन इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डिंग नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। अगर अनपेयर्ड वैलेंस ऑर्बिटल होगा तभी वो बॉन्डिंग के लिए जाएगा, अन्यथा बॉन्डिंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस ये जो वीबीटी है बस इतना ही बताती है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है यही बॉन्ड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो
इसमें देखिए अब ये ओवरलैपिंग क्यों होती है, ठीक है। ऐसे तो बिना बात के ओवरलैपिंग हो नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें मैं कह रहा हूँ जो एच आटम है, एच मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल जब फार्म हुआ, ठीक है, तो उससे पहले फार्मेशन से पहले, ठीक है, फार्मेशन से पहले H जो है यहाँ रहा होगा और दूसरा H, एक H यहाँ और दूसरा H यहाँ रहा होगा, ये H है, ठीक है। अब एटम तो आप लोग जानते ही हैं, ये H का न्यूक्लियस है और ये दूसरे H का न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बिना बात के तो ओवरलैपिंग हो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन ने इसको देखा और इस हाइड्रोजन ने इसको देखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में बातचीत होने लगी, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक से बात करने लगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक से बात करने लगा। बस तुरंत अट्रैक्शन बढ़ गया। जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर दिए, ठीक है। साथ में ये अट्रैक्शन तो हो रहा है, मतलब ये अट्रैक्शन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से अट्रैक्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगी, ठीक है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगी तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत अच्छा फैक्टर है, ये जो नाभिक है और ये जो नाभिक है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब एक लफड़ा पैदा हो गया, ये इसको रिपल कर रहा है। और दूसरी बात देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। तो अब इनको क्लोज आने के लिए क्या ज़रूरी है, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन जो है ये डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन डोमिनेट करने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और रिपल्सन की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बॉन्डिंग अगर एच के बीच में हुई है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों क्लोज में आए होंगे, ठीक है। बॉन्डिंग अगर हुई है तो ये दोनों क्लोज में आए होंगे और क्लोज में जब आए होंगे इसका मतलब ये है कि अट्रैक्शन ने अपना डोमिनेशन प्ले किया होगा, ठीक है। इसका डोमिनेंट रोल रहा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा और रिपल्सन कम रहा होगा, ठीक है। अब अट्रैक्शन के कारण ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, रिपल्सन बढ़ता जाएगा और रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब ये नज़दीक आएंगे, जब ये दोनों नज़दीक आएंगे, जब दूर दूर हैं तो रिपल्सन कम है, लेकिन अगर नज़दीक आ जाएंगे तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस रिपल्सन की वैल्यू जो है इस अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर रिपल्सन और अट्रैक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी वहीं पर एच जो है आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। कैसे बॉन्डिंग कर लेंगे, H का जो वैलेंस ऑर्बिटल 1s1 है और दूसरे H का जो वैलेंस ऑर्बिटल 1s1 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग, H इधर, ठीक है, और H इधर, इसका S ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका S ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, HH बॉन्ड, ठीक है, HH बॉन्ड। लेकिन ये ओवरलैपिंग कब होगी, जब रिपल्सन और अट्रैक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसमें मैंने समझा रखा है, देख लीजिए आप, इसमें जैसा कि लिखा है कि HH ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो HH में ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ऑर्बिटल होगी वो मैंने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि H का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। तो जब ये दूसरे H के साथ बॉन्डिंग करने जाएगा तो दूसरे H का 1s1 ही इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैंने दिखा रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को, देखो ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों देखो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक अट्रैक्शन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है। और रिपल्सन देखिए, ये नाभिक एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है।
तो यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन ज़्यादा है, रिपल्सन कम है, ठीक है। तो अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इस प्रकार से देख लीजिए। जब क्लोज आ जाएंगे, जैसे जैसे क्लोज आएंगे वैसे वैसे ये जो चार्ज हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये पास आते जाएंगे। और जब ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू जो है आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन, ठीक। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पास में आएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे पास में आते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जब चार्ज आपस में क्लोज आने लगेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़, तो एट लास्ट अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएंगे और ये मैक्सिमम क्लोज आ जाएंगे। और जैसे ही क्लोज आ जाएंगे बस तुरंत इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s1 ऑर्बिटल और इसका 1s1 ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग क्यों हुई है। सबसे पहले आकर्षण हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, और जैसे ही क्लोज आए बस तुरंत पहले वाले का मतलब हाइड्रोजन 1 का 1s1 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन 2 का 1s1 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लिया और फिर क्या बन गया, HH मॉलिक्यूल, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ठीक है, ऑफ H1 एंड H2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब क्लोज आएंगे तो ओवरलैपिंग होगी किसकी, 1s1 और 1s1 ऑर्बिटल की, ठीक है, और किसके ऑर्बिटल की, H1 और H2 के, ठीक है। H1 का 1s1 और H2 का 1s1 दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों ओवरलैपिंग के दौरान क्या देंगे, गिव HH बॉन्ड, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो मैंने समझा दिया अभी पहले ही कि ओवरलैपिंग के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जैसे शादी के बाद में एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ऐसे ही जब बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या नाम है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज कितनी होती है, 24 किलो जूल पर मोल, कितनी, 24 किलो जूल पर मोल। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसी को हम इसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुई और इस प्रकार से ओवरलैपिंग के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने क्या कहा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। तो ऐसा थ्योरेटिकली हमें प्राप्त हुआ कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है अकॉर्डिंग टू BBT 24 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा देखने को मिला कि HH जो है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 458 किलो जूल पर मोल है। कितनी है, 458 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो भाई हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमने तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल किया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज़ द रिजल्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई अब जब ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, जाहिर सी बात है शादियों के बाद में एनर्जी तो रिलीज ही होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया 1s1 और 1s1 जब आपस में ओवरलैप होंगे तो बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, 24 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है। इसका जो टोटल बॉन्ड एनर्जी है वो 458 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो देखिए धरती और आसमान का अंतर है इसमें, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है तो ये आसमान है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है BBT जो कह रही है वैसा नहीं हो रहा है, कुछ और देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस BBT में कुछ सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हो तो ऐसा ही रहा है लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट जो है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। तो कहने का मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके द्वारा जो दिया गया रिजल्ट 24 किलो जूल पर मोल है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब यही चीज़ हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए मॉडिफिकेशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्या है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार
द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच मालिक्यूल शुड बी 24 किलो जूल पर मोल। मतलब एच बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 24 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच ऑब्जर्व 458 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो बता रहा है कि एच की जो बॉन्ड एनर्जी वो 458 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ऑर्बिटल ऑफ 2h एटम्स। मैं केवल H की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो H में जो ओवरलैपिंग होती है वो 1s1 और 1s1 ओवरलैपिंग होती है। तो क्या कह रहा है ये कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ऑर्बिटल ऑफ द 2h एटम। मतलब दो हाइड्रोजन एटम के जो 1s1 और 1s1 ऑर्बिटल हैं वो जब दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो HH बॉन्ड बनता है इस प्रकार से, ठीक है। मैं पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ठीक है, देख लीजिए, ये H1 है और ये H2 है। H1 और H2 का 1s1 ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो वही चीज़ इसमें लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s1 ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एच एटम, ठीक है। दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम के, अब यहाँ पर मैंने केवल 2h एटम लिख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि H1 और H2 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो H1 और H2 के 1s1 ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो HH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ओवरलैपिंग कैसे हुई है, तो इसमें बताया गया है जब तक वो आपस में क्लोज नहीं आएंगे तब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो H1 यहाँ पर एक H1 यहाँ रहा होगा, H2 यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा। तो अट्रैक्शन कैसे हुआ होगा, मैंने दिखा दिया कि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये कुल मिलाकर जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये डोमिनेंट होगा, ठीक है। रिपल्सन भी काम कर रहा होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो रहा है, लेकिन तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। रिपल्सन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और नाभिक एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आकर्षण है ये डोमिनेंट है। तो जब दोनों दूर हैं तो आकर्षण का मान ज़्यादा है और प्रतिकर्षण का मान कम है। यही कह रहा है कि अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन। शुरुआत में जब दोनों दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्सन कम है, लेकिन जब दोनों नज़दीक आने लगेंगे तो भाई जब ये पॉजिटिव चार्ज पास आने लगेगा तो जाहिर सी बात है रिपल्सन बढ़ने लगेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब अट्रैक्शन और रिपल्सन आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब ये और ज़्यादा नज़दीक नहीं आएगा। इसी स्थिति में जो दोनों हाइड्रोजन एटम हैं वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि फर्स्ट दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड कम क्लोज टुगेदर। सबसे पहले वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय इन बिटवीन देम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दियर 1s1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब वो पास आ जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड का फार्मेशन हो जाता है। वो बॉन्ड का फार्मेशन कैसे होता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दियर 1s1 ऑर्बिटल। उनके 1s1 और 1s1 ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप कर लेते हैं तब फिर उनके बीच में इस बॉन्ड का फार्मेशन हो जाता है। तो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म्स। क्या कह रहा है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बॉन्ड कब बनता है, तो आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बॉन्ड फार्मेशन टेक्स प्लेस। यही चीज़ है, ठीक है। जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक बॉन्ड फार्मेशन नहीं होगा। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू बीबीटी आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल द बॉन्ड्स फॉर्म्स, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द ऑर्बिटल लोकेलाइज्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। जब ये बॉन्ड फार्मेशन हो जाएगा तो इसमें कह रहा है कि जब बीबीटी कह रही है कि जब बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी तो बॉन्ड का फार्मेशन होगा, और बॉन्ड का फार्मेशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और जब ये बॉन्ड का फार्मेशन हो जाएगा देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द न्यूक्लियस लोकेलाइज्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, जब बॉन्ड का फार्मेशन हो जाएगा तो इस H1 का जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ही लोकेलाइज रहेगा, इस पर नहीं जाएगा।
और इस H2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस H2 पर ही लोकेलाइज रहेगा, वो इस पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पास ऊपर नीचे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू BBT। ठीक है, तो यही चीज़ है। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द हाइड्रोजन आइटम लोकेलाइज ऑन इटसेल्फ, मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद इस H1 का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और इस H2 का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, द ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द ऑर्बिटल लोकेलाइज ऑन इटसेल्फ एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज 24 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि जब बॉन्ड फार्मेशन होगा तो इसके जब बॉन्ड का फार्मेशन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और दोनों मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इस दौरान जब ये बॉन्ड फार्मेशन हो जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा था, एनर्जी रिलीज 24 किलो जूल पर मोल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अब फिर क्या कह रहा है, बट द एक्सपेरिमेंटली इट इज 458 किलो जूल पर मोल। जो एनर्जी रिलीज होती है वो 458 किलो जूल पर मोल होती है, अर्थात HH की बॉन्ड एनर्जी जो होती है 458 किलो जूल पर मोल होती है। सो देयर इज अ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन BBT। तो कहने का मतलब भाई जाहिर सी बात है, तो अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि BBT के अनुसार, BBT का मैं बता रहा हूँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, HH सबसे पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब क्लोज आ जाएंगे तो इसका 1s1 ऑर्बिटल और इसका 1s1 ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जाहिर सी बात है, शादी के बाद एनर्जी तो रिलीज होनी है। तो अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी रिलीज एनर्जी को जो ये बॉन्ड बना है HH के बीच में, इसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये रिलीज एनर्जी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कितनी है, 24 किलो जूल पर मोल। कितनी है, 24 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये 24 किलो जूल पर मोल ना होके 458 किलो जूल पर मोल है। तो अब लफड़ा हो गया ना, तो वही मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब मुख्य टॉपिक जो आपका है यहाँ से शुरू होता है कि मॉडिफिकेशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी हैं इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तो मैंने समझा दिया। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट समझे आप मॉडिफिकेशन के बारे में क्या जान पाएंगे भाई। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्यों ज़रूरी है मॉडिफिकेशन उसको समझाया है। अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक कॉन्सेप्ट के अनुसार 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू 24 किलो जूल पर मोल है HH बॉन्ड की, जो HH बॉन्ड फार्मेशन हुआ है। ठीक है, जो HH बॉन्ड फार्मेशन हुआ है, जो ये HH बॉन्ड फार्मेशन हुआ है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 24 किलो जूल पर मोल है। कितनी, 24 किलो जूल पर मोल। ठीक, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितना है, एक्सपेरिमेंटल जो है ये 458 किलो जूल पर मोल है। ठीक, तो इसको इतना लेकर जाना है। तो कहने का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ अलग से कॉन्सेप्ट यूज हुए होंगे, जिन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम निकालेंगे कि ये 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी नहीं है, ये 458 किलो जूल पर मोल तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मतलब कॉन्सेप्ट यूज किए गए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ द एटम्स ऑफ H। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं H1 और H2, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ द एटम्स विथ ईच अदर। ठीक है, एंड द रिजल्ट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बिकम 302 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये कह रहा है जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि जब H और H आपस में जब बॉन्ड बना लेंगे, जब आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे,
तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। लेकिन जो मॉडिफिकेशन हुआ वो बोल रहा है कि जो ये दोनों ओवरलैपिंग करने के बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन जब कर लिए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे के पास कूदते रहते हैं, ठीक है। मतलब H1 का इलेक्ट्रॉन H2 के पास और H2 का इलेक्ट्रॉन H1 के पास, इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो इस एक्सचेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होती है हाई अमाउंट में, ठीक है। तो जो पहले 24 किलो जूल पर मोल थी, ठीक है, ड्यूरिंग द बॉन्ड फार्मेशन, अगर बॉन्ड का फार्मेशन हो, केवल ओवरलैपिंग हो, तब एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 24 किलो जूल पर मोल। लेकिन ओवरलैपिंग के साथ साथ अगर ये एक्सचेंज भी हो रहा हो तो टोटल रिलीज एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि 24 पहले है और अब कितना हो गया 302। तो 302 में से 24 घटा दीजिए, कितना आया 8 और 1 और कितना आएगा बताइए, सॉरी इसमें देख लीजिए 8 आएगा और फिर ये 9 में से जब 2 घटाओ तो 7 और ये तो 278, कितना 278 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो ये एक्सचेंज मतलब ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो रही है तो इस ओवरलैपिंग से केवल 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है तो इस एक्सचेंज के दौरान हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कितनी होती है 278 किलो जूल पर मोल। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने लगें, मतलब H1 का इलेक्ट्रॉन H2 के पास और H2 का इलेक्ट्रॉन H1 के साथ ऐसे बहुत तेज़ी से एक्सचेंज करें, तब भी एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कितनी होगी 278 किलो जूल पर मोल। तो अब देखो 278 किलो जूल पर मोल एक्सचेंज के दौरान रिलीज हो रही है और 24 किलो जूल पर मोल क्या नाम है ओवरलैपिंग के कारण रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल रिलीज एनर्जी कितनी हो गई 302। लेकिन रियल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो 458 है ना। HH की आपने थ्योरेटिकल कितना पहुंचा दिया 302 किलो जूल पर मोल तो पहुंचा दिया, लेकिन आपको 458 तक जाना है। इसका मतलब कोई और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, वी एलिमिनेट स्क्रीनिंग विच अगेन गिव स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बिकम 365 किलो जूल पर मोल। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो स्क्रीनिंग हो रही है उसको अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट में और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और फिर वो एनर्जी कितनी, स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हटाते हैं हाइड्रोजन एटम में, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तब रिलीज एनर्जी होती है 63 किलो जूल पर मोल। कितनी 63 किलो जूल पर मोल। तो 63 किलो जूल पर मोल स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो देखो इसमें ओवरलैपिंग के कारण कितनी हुई थी 24 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई थी, और एक्सचेंज हो रहा हो जब इलेक्ट्रॉन का तब 278 किलो जूल पर मोल। और अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को हटा दें तब कितनी रिलीज हो रही है 63 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तीनों को मिला दें एक साथ तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन H1 एंड H2 कितना 365 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कौन है H1, ठीक, और ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये क्या है H2, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इसका नाभिक। देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब अट्रैक्शन कर रहा होगा। तो जैसे इस अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 100 है, कितनी है 100, ठीक। तो जैसे इस नाभिक का जो अपना चार्ज है वो 100 है,
तो क्या ये 100 यूनिट के फोर्स से इसको खींच पा रहा होगा? तो नहीं खींच पा रहा होगा। क्यों नहीं खींच पा रहा होगा? क्योंकि जो अंदर इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसके टोटल अट्रैक्शन को वहाँ जाने ही नहीं देगा। ठीक, मान लीजिए वो कितना जाने दे रहा है, इसके पास 100 है, लेकिन कितना जाने दे रहा है? वो जाने दे रहा है 95। 5 को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। 5 यूनिट जो फोर्स है उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा है, सील्ड कर रहा है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। तो 95 कितना अट्रैक्शन काम कर रहा है? 95। तो यही स्क्रीनिंग है। यही क्या है? स्क्रीनिंग है। इसी प्रकार से इसका जो नाभिक है, इसके पास अगर 100 यूनिट का अट्रैक्शन है, तो क्या 100 यूनिट के अट्रैक्शन से ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा होगा? तो उत्तर है नहीं कर पा रहा होगा। क्यों नहीं कर पा रहा होगा? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको सील्ड करके रखा है। इसके 100 जो चार्ज हैं, इसके पास 100 यूनिट का जो चार्ज है, 100 यूनिट का चार्ज इस तक पहुंच ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब ये 100 यूनिट के फोर्स से इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा। कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रॉन सील्ड कर दे रहा है। वो सील्डिंग कितनी है? मान लीजिए 5 यूनिट की सील्डिंग कर रहा है, तो टोटल इसका चार्ज बचा कितना? 95। तो 95 यूनिट के फोर्स से इसको खींच रहा होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग। तो जो ये स्क्रीनिंग कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहा है इसके चार्ज को, उसको हम अगर नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो कितना यूनिट का चार्ज हो जाएगा? 100 यूनिट का। तब ये 100 यूनिट के चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये जो नाभिक है, अगर जो ये स्क्रीन कर रहा है, इस स्क्रीनिंग वैल्यू को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसके पास 100 यूनिट जो चार्ज था, 100 यूनिट से इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तभी तो 100 यूनिट का जो इसका ओवरऑल चार्ज है, उस चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करेगा, जब आकर्षण ज़्यादा होगा, तो ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया होगा। इसका टोटल चार्ज कितना है? 100। तो 100 यूनिट के चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके टोटल चार्ज को कुछ ना कुछ कम कर दे रहा है, स्क्रीन कर रहा है। ठीक है, तो 100 से नहीं खींच पा रहा है, वो 95 से ही खींच पाएगा, क्योंकि 5 यूनिट का चार्ज जो है सील्ड हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इस जो ये सील्डिंग हो रही है, इसको अगर हम हटा दें, नेग्लेक्टिंग दिस सील्डिंग मतलब नेग्लेक्टिंग दिस स्क्रीनिंग वैल्यू, वी गेट टोटल 100। कितना? 100 यूनिट का जो अट्रैक्शन है वो हमें मिल जाएगा अगर इस स्क्रीनिंग को हटा दें। तब जब ये 100 यूनिट के अट्रैक्शन से इसको खींचेगा, जब ये 100 यूनिट के अट्रैक्शन को 100 यूनिट के अट्रैक्शन से न्यूक्लियर चार्ज से इसको खींचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा क्लोज आएंगे उतने ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जो बॉन्ड लेंथ है उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता तो HH का बॉन्ड कुछ इतना होता, और अगर इतना होता, और अगर इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो आकर्षण बढ़ जाएगा, और जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये और छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। स्क्रीनिंग जब नहीं हो रही थी तब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, और स्क्रीनिंग जब हो रही थी, ठीक है, स्क्रीनिंग जब हो रही थी तो बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, और स्क्रीनिंग जब नहीं होगी तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये नाभिक एक दूसरे से और क्लोज आ जाएंगे। तो कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला समझ में आया होगा, जैसा कि इसमें लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, वी एलिमिनेट स्क्रीनिंग। ठीक है, अगर हम स्क्रीनिंग को हटा दें, which again give the stability and bond energy of HH become 365 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी रिलीज हो रही है। तो स्क्रीनिंग के दौरान एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है? स्क्रीनिंग के दौरान, इस स्क्रीनिंग के दौरान, जो स्क्रीनिंग अभी मैंने समझाया, ठीक है, इस स्क्रीनिंग के दौरान रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? इस स्क्रीनिंग के दौरान अगर स्क्रीनिंग को हम हटा दें तो रिलीज अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जहाँ अट्रैक्शन होता है ज़्यादा, जहाँ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी कम हो रही है? 63। कितनी हो रही है? 63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अगर तीनों क्वांटिटी को हम मिला दें, ठीक है, अगर हम तीनों क्वांटिटी को मिला दें, जब केवल ओवरलैपिंग को हम ट्रीट कर रहे हैं तो 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है,
कितनी किलो जूल पर मोल? 24 किलो जूल पर मोल। अब अगर हम एक्सचेंज को ही, मतलब इलेक्ट्रॉन एक नाभिक का दूसरे नाभिक के साथ और दूसरे नाभिक का पहले नाभिक के साथ अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा हो, तब टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 278 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। अभी भी 458 नहीं पहुँचे, हमें 458 तक पहुँचना है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग जो हो रही है उसको हम कैंसिल कर दें तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 63 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 4 15 के 5 और 5 7 12 6 18 के कितना होगा? 278 सॉरी कितना हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। 365 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 365 हो रहा है। ठीक है, 302 से 365 हो रहा है। ठीक है, 278 और 24, अब इसमें देख लीजिए। हाँ, तो इसमें कितना आएगा? 4 8 12 3 15 के 5 और फिर 3 7 10 6 16 के 6 और 2 1 3, 365 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? तीन चीज़ को जब हम केवल ओवरलैपिंग को कंसीडर करते हैं तब एनर्जी 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और अगर ओवरलैपिंग के साथ एक्सचेंज को ही, मतलब इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज को भी कंसीडर कर लेते हैं तो एक्सचेंज के दौरान 278 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा है, जो स्क्रीनिंग हो रही है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं तब एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 63 किलो जूल पर मोल। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो 365 किलो जूल पर मोल हो जाता है, लेकिन हमें तो 458 किलो जूल पर मोल पहुँचना है। तो अब इतना पहुँचने के लिए एक कॉन्सेप्ट और एराइज की इसमें जोड़ा गया है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है वो भी बता देंगे, एक भी पॉइंट कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन। अरे बाप, एक और आ गया इसमें कि आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी आयनिक इंटरेक्शन कैसे हो रहा है? जैसे इसमें बताया गया कि जब H और H दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इस पर और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर, दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज के दौरान 278 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट यूज किया गया स्क्रीनिंग का। अब कॉन्सेप्ट है आयनिक इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है जब इसके पास गया, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच ही नहीं पाया। तो अब इस पर क्या हो जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंचेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा भी होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंचेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो आयनिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। और इस आयनिक इंटरेक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको भी हम बताएंगे। ये लगभग 100 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी? 100 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो 100 किलो जूल पर मोल ये भी एनर्जी हो रही है। ठीक है, और 365 पहले से थी। ठीक है, तो 365 और 100 अगर इसको भी मिला दिया जाए, आयनिक इंटरेक्शन को भी मिला दिया जाए, तो 365 और 100 कितना हो जाएगा? 455 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, बॉन्ड जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा इनके बीच में। तो सबसे पहले अगर केवल ओवरलैपिंग हो रही होती तो 90 पिकोमीटर, मतलब एच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 90 पिकोमीटर होता। ठीक है, लेकिन अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, 80 पिकोमीटर हो जाएगी। और इस एक्सचेंज के साथ साथ, ठीक है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो ये और नज़दीक आ जाएंगे, फिर 76 पिकोमीटर एच की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब उसके बाद में अगर आयनिक इंटरेक्शन जो हो रहा है इसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो बॉन्ड लेंथ जो इनकी होती है वो 74 पिकोमीटर हो जाती है। कितनी? 74 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक है, नहीं 75 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कितनी हो जाती है? 75 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड लेंथ है एच की वो कितनी है?
74 पिकोमीटर है। कितनी है? 74 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड एनर्जी है वो 458 किलो जूल पर मोल है और जो बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर है। तो इसमें देखो जैसे आयनिक इंटरेक्शन को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी 455 किलो जूल पर मोल हो जाती है और जो बॉन्ड लेंथ है वो 75 पिकोमीटर हो जाती है। और कुछ अदर फैक्टर अगर हम इसी तरह से मिला देते हैं तो जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो 458 किलो जूल पर मोल हो जाती है। और जब एनर्जी थोड़ा सा और रिलीज होगी तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा और कम हो जाएगी। तो अब जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इन चार फैक्टर को मिलाने के बाद में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो ये बहुत सारी मॉडिफिकेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो देख लीजिए मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ नोट्स। देखिए, ओनली ओवरलैपिंग, अगर केवल ओवरलैपिंग हो, मतलब ओवरलैपिंग के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए और उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाए, H1 का इलेक्ट्रॉन H1 के पास रह जाए और H2 का इलेक्ट्रॉन H2 के पास रह जाए, तो केवल ओवरलैपिंग अगर होगी तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 24 किलो जूल पर मोल, अर्थात बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? 24 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड लेंथ होगी HH की, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ होगी HH की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो HH की होगी वो 90 पिकोमीटर होगी। कितनी? 90 पिकोमीटर। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? ओवरलैपिंग प्लस डीलोकलाइजेशन, मतलब एक H1 का इलेक्ट्रॉन H2 के पास और H2 का इलेक्ट्रॉन H1 के पास अगर होता है, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग प्लस डीलोकलाइजेशन मतलब एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तब क्या होगा? तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो 302 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? थोड़ा और कम हो जाएगी। जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? रिलीज एनर्जी ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा क्या? बॉन्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट, या तो बॉन्ड फार्मेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड फार्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो रिलीज एनर्जी हुई है बॉन्ड फार्मेशन के दौरान, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड फार्मेशन के दौरान रिलीज होती है उतना ही अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अब हो गई ना बात कि बॉन्ड रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वही बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है? रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरी भाषा में बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो जितनी रिलीज होगी उतना ही देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज है और जो आप दे रहे हो तोड़ने के लिए वो दोनों आपस में बराबर है। अर्थात जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही रिलीज एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, कहने का मतलब बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज हुई है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि अगर ओवरलैपिंग के साथ डीलोकलाइजेशन भी हो रहा हो, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग के साथ डीलोकलाइजेशन भी हो रहा हो, डीलोकलाइजेशन का मतलब एक्सचेंज फिनोमेना, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ अगर एक्सचेंज कर रहा हो तब बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? 302 किलो जूल पर मोल। और अगर बॉन्ड एनर्जी 302 किलो जूल पर मोल तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी और कम हो जाएगी, 80 पिकोमीटर हो जाएगी। उसके बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो मैंने बताया कि इसका ये जो जैसे ये नाभिक, ये जैसे मैंने बता दिया है, अब बार बार क्या बताएं उसी को, जैसे ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नाभिक है इसका अगर फोर्स 100 है तो ये, और इस इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा तो ये 100 यूनिट से आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है ये जो 100 यूनिट का फोर्स लगने वाला है इसको स्क्रीन कर देंगे, ये 95 ही लगेगा। कितना लगेगा? 95। कितना रिड्यूस कर देंगे? 5। कितना रिड्यूस कर देंगे? 5। तो ये जो 5 रिड्यूस कर रहे हैं इसी को हम, मतलब जो ये 5 स्क्रीनिंग वैल्यू है इसको हटा दें, स्क्रीन ना कर रहा हो, ठीक है,
मतलब एलिमिनेटिंग द स्क्रीनिंग फिनोमेना, ठीक है। अगर हम स्क्रीनिंग को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये 100 यूनिट के फोर्स से आकर्षित करेगा, और 100 यूनिट के फोर्स से आकर्षित करेगा मतलब आकर्षण बढ़ जाएगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नाभिक एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे। और अट्रैक्शन बढ़ने पर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो होती है वो बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ही ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये चीज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर हम क्या कर दें, नेगलेक्ट, क्या कर दें, नेगलेक्ट, ठीक। स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर नेगलेक्ट करते हैं तब कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी 365 किलो जूल पर मोल। और जब एनर्जी बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई तो कहने का मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो और छोटा हो गया, ठीक है। आयनिक इंटरेक्शन होगा, मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है, कभी कभी ऐसा हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास जा ही नहीं पाया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जा ही नहीं पाया, तो अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा पाता है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में देखने को क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उल्टा यहाँ भी देखा जा सकता है कि कभी कभी ऐसा होगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ पाएगा। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर नेगेटिव, तो ये भी फिनोमेना होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आयनिक करेक्टर डेवलप हो रहा है, कोवेलेंट करेक्टर में आयनिक करेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता है, कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं आयनिक इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, तो आयनिक इंटरेक्शन के कारण आकर्षण और बढ़ जाएगा। तो आकर्षण जब और बढ़ेगा तो नाभिक एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो देखिए बॉन्ड लेंथ जो है वो और कम हो जाएगी, पहले 76 थी अब कितनी हो जाएगी, 75 पिकोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, 455 किलो जूल पर मोल, लेकिन इसको कितना पहुंचाना है, 458 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अदर इसी प्रकार से जो इंटरेक्शन है वो हम कंक्लूड करेंगे, अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो बॉन्ड एनर्जी है वो 458 किलो जूल पर मोल पहुंच जाती है। बहुत टफ चीज़ है आयनिक इंटरेक्शन जो है, ये दिया गया है मतलब 13 मॉडिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, मतलब 30, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया है ऐसे ये 13 कॉन्सेप्ट को मिलाकर तब ये आयनिक इंटरेक्शन बताया गया है, ठीक है। और ये जो है सम अदर मॉडिफिकेशन, इसमें 55 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है। ये 55 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो 55 कॉन्सेप्ट मिलाकर, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच पाई है जो मतलब H2 मॉलिक्यूल की वो 458 किलो जूल पर मोल पहुंच पाई है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू हुई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास पहुंच पा रही है, ठीक है। तो ये है मॉडिफिकेशन इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब उसके बाद में एक मॉडिफिकेशन और आया, ठीक है, एक मॉडिफिकेशन और आया, वो आया हाइब्रिडाइजेशन का। क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी क्या है, VBT का मॉडिफिकेशन है। क्या है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जब VBT कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो वहाँ पे हम अदर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, VBT, ठीक है। क्या यूज करते हैं, VBT, ठीक है। जैसे इसमें हम बात करते हैं बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और फिर 2s2। तो जो बेरिलियम है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू VBT BE जो है ये कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर हम कहें BeCl2 तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो VBT कहती है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि VBT के अकॉर्डिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे BeCl2 में BE ऐसे रहा होगा, फिर Cl रहा होगा, फिर Cl रहा होगा। तो ये जो बॉन्ड फार्म हुआ है ये कब हुआ है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या हुआ होगा, BE का जो ऑर्बिटल है
ये Cl के आर्बिटल से ऐसे ओवरलैप किया होगा, ठीक है, ये ऐसे Cl के आर्बिटल से ओवरलैप किया होगा, तभी तो बॉन्ड फार्मेशन होगा। लेकिन बॉन्ड फार्मेशन के लिए ज़रूरी क्या है, वैलेंस आर्बिटल होना चाहिए। तो चलो वैलेंस आर्बिटल है, ये मतलब जो बाहरी आर्बिटल है इसी को हम वैलेंस आर्बिटल कहते हैं, वैलेंस आर्बिटल है। लेकिन VBT के अकॉर्डिंग जो वैलेंस आर्बिटल है उसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से 2 नहीं होना चाहिए, 1 टाइप का होना चाहिए, ठीक है। ये 2s1 होना चाहिए, ये 2 से काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब Be2 जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्ड फॉर्म में हैं, जो Be2 जो है, Be जो है इसका 1s2 और 2s2 अगर हम बनाएं तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। और बॉन्डिंग तो बाहर वाला ही करता है, ये क्या है 2s2, तो बॉन्डिंग यही करेगा। तो बॉन्डिंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिक्वायरमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये Be जो है क्या करने के लिए अपना माथा फोड़ेगा भाई कि चलो Cl के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जिसकी शादी पहले से हो रखी है वो क्यों शादी करने जाएगा, नहीं करने जाएगा, ठीक है। शादी करने के लिए ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जब ये पहले से ही शादी कर चुका है तो ये दोबारा शादी थोड़े करेगा। अब मैं वर्तमान ज़माने की बात नहीं करता हूँ कि वर्तमान में इधर डिवोर्स हुआ उधर रिलेशन बन गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनरली जो Be है इसके पास क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 2s2 है वो पूर्ण रूप से पेयर्ड है, मतलब शादी विवाह करके बैठा है, तो ये शादी करने नहीं जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि BeCl2 एग्जिस्ट करता है, बट अकॉर्डिंग टू BBT ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही शादी करके बैठा है। देयर इज़ नो अवेलेबल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो BBT जो है वो BeCl2 के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अब BBT में मॉडिफिकेशन किया हमने, क्या किया, BBT में मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। BBT में हमने मॉडिफिकेशन किया, कैसे किया, 1s2 और फिर 2s2 और साथ में 2p भी होगा, ठीक है। तो अब इससे तो मतलब है नहीं बॉन्ड, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बॉन्डिंग कौन करता है, बॉन्डिंग जो है बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल के आर्बिटल ही करते हैं, ठीक है। तो ये और ऐसा, ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है। अब अगला कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है, कि BeCl2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ये लाइनस पॉलिंग थे जिन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है तो बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब लाइनस पॉलिंग कह रहे हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है कूद कर यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो अब क्या नया स्टेट क्या बन के जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा, ठीक। तो अब जब नया स्टेट बन जाएगा तो अब देखो ये भी शादी करना चाहेगा और ये भी शादी करना चाहेगा। आप क्या करो, एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी दे दो, मतलब जो ये शादी पहले से हो रखी है ये शादी तोड़वा दो, किसी तरह कोई जुगाड़ करके तोड़वा दो, ठीक है। तो कैसे शादी टूटेगी, वो शादी टूटेगी जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि नहीं ये है वो है, आपको आगे चल के ये सुविधाएं मिलेंगी, ये वो दुनिया भर का भड़काने वाले लोग जो होते हैं वो एक्साइटेड कर देंगे और कुल मिला के जो ये रिश्ता है टूट जाएगा। तो अब ये जो है ये अलग जाके बैठ जाएगा और ये जाकर अलग बैठ जाएगा, तो अब शादी हो सकती है, ठीक। तो अब यहाँ से Cl जो है ये इसके पास इसका जो p आर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। कौन सा आर्बिटल, 3p आर्बिटल, कौन सा 3p, इसका 3p आर्बिटल, कौन सा 3p आर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक। अभी तक तो यहाँ तक तो बात सीमित है। अब जब कार्बन की बात आती है CH4 की, ठीक, तो CH4 में हम देखते हैं कि चलो ठीक है CH4 जो है ये इसका जो C है, C का परमाणु क्रमांक 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि 2s2 और 2p2 ही बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। 2s2 और 2p2 यही बॉन्डिंग करेंगे, 1s2 बॉन्डिंग करने नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस प्रकार से CH4 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें CH2 ही एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन रियल में देखा जाता है CH4 भी एग्जिस्ट करता है। कमाल हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट यूज कर दिया लाइनस पॉलिंग ने कि क्या कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होगा, ठीक है,
और एक्साइट होकर कुछ ऐसा होगा ये, ठीक। अब ये क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये क्या है, यस। तो देखो अब इस प्रकार से सी एल जो है इसके साथ, सी एल जो है एच मान लीजिए कितना है, एच इसके साथ और एच इसके साथ, ठीक है, एच इसके साथ और एक एच इसके साथ और एक एच इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और कुल मिला के CH4 बन जाएगा। लेकिन इससे लफड़ा क्या क्रिएट होगा भाई, ये यस ऑर्बिटल है, ये क्या है, हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल और कार्बन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल, पी एक्स मान लीजिए, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और कार्बन का पी जेड ऑर्बिटल। अरे हाइड्रोजन का 1s1 नहीं होगा, इसमें भी अगर सोचना पड़ जाता है तो फिर बेकार है, फिर क्या पढ़ लिख रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें 3 बांड जो हैं, जैसे कार्बन के 3 बांड जो ये एच मतलब एच एच ये एक जैसे हैं और इसमें एक जो बांड है वो अलग अलग टाइप का है। तो जो ये देखने को मिल रहा है भाई, अब इसमें जो आप देख रहे हैं, जो ये 3 बांड बने हुए हैं ये, ठीक, ये कार्बन का पी एक्स और इसका 1s1 और ये कार्बन का पी वाई और इसका 1s1, ठीक है, और ये कार्बन का पी जेड और फिर 1s1 और ये कार्बन का एस और ये क्या 1s1। अभी ये कौन सा है, 2p है ना, कौन सा है 2p है, देख लीजिए 2s2 2p2, तो ये क्या है 2p है ना, तो ये क्या है 2px1 2py 2pz1 2py1, ठीक, और ये 1s1। तो इस प्रकार से पेयरिंग हो रही है आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब 2py1 और यहाँ पर 1s1 आपस में मिक्स होंगे और ये बॉन्डिंग होगी। तो बीबीटी ने कहा कि इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट, ठीक, और ये क्या है एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो BeCl2 की तरह इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। बीबीटी के अनुसार इसमें 3 बांड, ये और ये और ये तो एक जैसे हैं, लेकिन ये बांड बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये 2s1 है, ठीक है, इसमें 1s1 और 2s1 की ओवरलैपिंग हो रही है, फिर 2px1 1s1 इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, फिर नहीं 2py1 और 1s1 की ओवरलैपिंग हो रही है, 2px1 1s1 की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर 2pz1 और 1s1 की ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग ये तीनों तो सेम है, मतलब p मतलब ps ये ps है, ये ps ओवरलैपिंग और ये s ओवरलैपिंग, ठीक। तो अब ps से जो बॉन्ड बनेगा वो सेम टाइप का होगा और s से जो बॉन्ड बनेगा वो सेम टाइप का होगा। और p जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 3 बॉन्ड हैं ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। तो ये बीबीटी के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। आपने एक्सपेरिमेंटली जब देखा तो जो ये CH4 है ना, CH4 में जो ये चारों H हैं वो चारों एक जैसे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन एनी बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आप सोच रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री भी नहीं है, ये 109 डिग्री है, कितना 109 डिग्री कामा 28 मिनट का है। ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब लाइनस पॉलिंग ने अब कॉन्सेप्ट यूज किया हाइब्रिडाइजेशन का, किसका यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। उन्होंने कहा जैसे ये 2s1 और ये 2p3, ये कार्बन का मैं बना दे रहा हूँ 2s2 2p2, तो इसका ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसा होगा, ठीक। ग्राउंड स्टेट ये मैं CH4 का बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसा होगा, ठीक, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, बॉन्डिंग करने से पहले ये आपस में मिक्स होगा, ठीक है,
ये आपस में ऐसे मिक्स हो जाएगा, चारों आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक। और जब चारों आपस में मिक्स हो जाएगा तो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल जनरेट करेगा, ठीक है। और चारों क्या होंगे, sp3, ये भी क्या होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3। तो चारों sp3 मैं कह रहा हूँ कि 4 डिफरेंट कलर आप ले लीजिए, 1 2 3 4। अभी ये अलग अलग हैं तो सबका कलर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब इन सभी को आपस में मिक्स कर दोगे, ठीक है, जब सबको आपस में मिक्स करके अच्छे से मिक्सर में मिला लोगे तो एक रिजल्टेंट कलर प्राप्त होगा। और वो जो कलर होगा वो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग टाइप के कलर प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है, सब एक टाइप का होगा। तो ऐसे ही जब इन ऑर्बिटल को एक मिक्सर में मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब इनको आपस में मिक्स कर लिया जाएगा खूब अच्छे से बेहतर ढंग से, ठीक है, तो मिक्स होने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे उतने ही ऑर्बिटल पैदा हो जाएंगे, ठीक है। और सभी की ऊर्जा आपस में बराबर होगी और सब अपने आप को स्पेस में कार्बन के चारों तरफ कितना डिग्री पर एडजस्ट करेंगे, 109 डिग्री पर, ठीक है। कितने डिग्री पर, 109 डिग्री पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कितने डिग्री पर, 109 डिग्री पर। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उनका पड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ H जो है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ मिक्स होगा। तो जब सभी बांड एक जैसे हैं तो जाहिर सी बात है बांड लेंथ भी एक जैसी होगी और बांड एंगल भी सबके बीच में सेम टाइप का होगा। तो यहाँ से जो वैलेंस बांड थ्योरी में संशोधन हुए हैं उनको मैंने बहुत बाकायदा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये वीबीटी में ही आता है, लेकिन वीबीटी का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको मॉडिफाइड किसने किया है, लाइनस पॉलिंग ने किया है। किसने किया है, लाइनस पॉलिंग ने किया है। तो ये चीज़, ठीक है। तो जब वीबीटी जब यहाँ पर तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी बता रहा हूँ। BeCl2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। BeCl2 देखिए, BeCl2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि वी में क्या है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब थोड़ा सा सुधार हुआ, वहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले जो 2s2 इलेक्ट्रॉन है Be का, वो एक्साइट कर रहा होगा और एक्साइट जब करेगा तो कुल मिलाकर इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये कौन सी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर ये है यस और ये पी, ये एस है ना, ये क्या है 2s2 2s1 और ये क्या है 2p1। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, sp। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है, pp। तो कहने का मतलब BeCl और Cl। तो ये जो बॉन्ड बना है ये PS से बना है और ये जो बॉन्ड बना है P से बना है। तो ये बॉन्ड कुछ अलग होना चाहिए, ये बॉन्ड कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ये बॉन्ड है एक ही टाइप का है। तो क्यों एक ही टाइप का है, तो एक ही टाइप का क्यों है, तो इसको लाइनस पॉलिंग ने कहा कि ये बॉन्ड बनाने से पहले ये फिर मिक्स होते होंगे। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में रहते होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता होगा, एक्साइट होने के बाद में वो ऑर्बिटल आपस में मिक्सी में पहुंच जाते होंगे और आपस में मिल जाते होंगे और मिलने के बाद में अच्छे से जितने मिले थे उतने ही प्राप्त हो जाएंगे और सब एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, सब एक जैसे हो जाएंगे। जैसे आप आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, केला ले लीजिए, सब अलग अलग है, लेकिन उसको मिक्सी में डाल दीजिए, अच्छे से पीस दीजिए, ठीक है, तब जो नया पदार्थ तैयार होगा वो सब एक ही जैसा रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैंने CH को भी लेकर समझाया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को इसी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, तो यस कैसा है, यस ऐसा है और पी ऑर्बिटल कैसा है, पी ऑर्बिटल ऐसा है, ठीक। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तब कैसा मिलेगा, ये यस करेक्टर और ये पी करेक्टर, ठीक है। इसमें देखो ये ऐसा बनेगा, ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये मैं इस तरह से बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा और कितने मिले हैं, 1 2, तो बनेंगे कितने,
2 ही बनेंगे, 2 से कम नहीं बनेगा, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। और फिर ये दोनों जब आपस में बन जाएंगे तो ये जो एटम है आपका, जिसके ये s और p ऑर्बिटल हैं, उसके दोनों तरफ ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक। तो इसका लोब जो है, इसका लोब इसमें दिखाई देगा और इसका लोब इसमें दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हाइड्रोजन जो है वो VBT जो है, VBT जो है ये क्या है, ये एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है। लोग VBT में पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। फिलहाल मैंने VBT को कुछ अलग तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार हम स्क्रीनशॉट ज़रूर देंगे इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देख लीजिए। इसको नहीं, पहले इसको ले लीजिए क्योंकि इसी में मैंने समझाया बहुत अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अच्छे से ले लीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में आता है तो समझ लेना भाई, समझाते वक्त इसका यूज किया था मैंने। ये कार्बन का मैंने समझाया है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ओके ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू।